राष्ट्रपति विल्सन लोगों के आत्मनिर्णय और राष्ट्र संघ के निर्माण पर आधारित शांति के अपने सिद्धांतों को लागू करने के इरादे से जनवरी 1919 में यूरोप पहुंचे। हालांकि इसे जल्द ही मित्र देशों की सरकारों, विशेष रूप से ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने नवंबर 1918 में युद्ध की समाप्ति के बाद अधिक विशिष्ट हितों का बचाव किया। 1919 में आयोजित पेरिस सम्मेलन ने यूरोप के भविष्य का फैसला करने के लिए विजयी शक्तियों को एक साथ लाया। यह समानता पर बातचीत नहीं थी, बल्कि विजेताओं द्वारा पराजित देशों पर शर्तें थोपना था। मौलिक निर्णय मुख्य मित्र देशों के नेताओं द्वारा लिए गए। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए विल्सन, ग्रेट ब्रिटेन के लिए लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के लिए क्लेमेंसियू। मुख्य समस्याओं में से एक जर्मनी का इलाज था। फ्रांस, जिसे भारी मानवीय और भौतिक क्षति हुई थी, ने सुरक्षा गारंटी की मांग की, जिसका तात्पर्य जर्मनी को स्थायी रूप से कमजोर करना था। ग्रेट ब्रिटेन, हालांकि जर्मन शक्ति को सीमित करने में भी रुचि रखता था, उसने यूरोप में आर्थिक पतन से बचने के लिए एक निश्चित संतुलन बनाए रखने की मांग की। विल्सन ने अधिक उदार रुख बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन कई बिंदुओं पर उन्हें हार माननी पड़ी। जून 1919 में हस्ताक्षरित वर्साई की संधि ने जर्मनी पर कठोर शर्तें लगाईं। उसे युद्ध की जिम्मेदारी स्वीकार करने, बड़ी वित्तीय क्षतिपूर्ति का भुगतान करने और अपनी सेना को 1 लाख लोगों तक कम करने के लिए मजबूर किया गया था। इसने अपने सभी उपनिवेश और 13% से अधिक क्षेत्र भी खो दिया, जिसमें अल्सैस और लोरेन जैसे क्षेत्र भी शामिल थे, जो फ्रांस में वापस आ गए। इसके अलावा फ्रांस के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में राइन क्षेत्र का विसैनीकरण स्थापित किया गया था। हालांकि विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई, लेकिन इस समाधान को फ्रांसीसी मांगों और अन्य सहयोगियों की अधिक उदार स्थिति के बीच एक समझौता माना गया। ब्रिटेन ने कुछ सबसे चरम स्थितियों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन विशेष रूप से समुद्री और औपनिवेशिक क्षेत्रों में अपने हितों की रक्षा भी की। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र संघ के विचार को बढ़ावा देने के बावजूद अंततः इससे बाहर हो जाएगा। 1919 में लिए गए निर्णयों से जर्मनी में गहरा आक्रोश उत्पन्न हुआ। जनसंख्या ने संधि को अनुचित और अपमानजनक माना, जिसके कारण अगले वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई। यह अशांति उन कारकों में से एक बन जाएगी जो यूरोप के भविष्य को चिह्नित करेंगे। 1920 के दशक के दौरान यूरोप ने युद्ध की तबाही के बाद खुद को फिर से बनाने का प्रयास किया। कुछ देशों ने कुछ आर्थिक सुधार का अनुभव किया, लेकिन यह स्थिरता नाजुक थी। राजनीतिक तनाव और आर्थिक समस्याएं बनी रहीं, विशेषकर जर्मनी में, जहां मुद्रास्फीति और बेरोजगारी ने संकट को बढ़ा दिया। शांति बनाए रखने के साधन के रूप में 1919 में बनाई गई राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य को पूरी तरह से प्राप्त करने में विफल रही। संयुक्त राज्य अमेरिका की अनुपस्थिति और उसके निर्णयों को लागू करने के लिए प्रभावी तंत्र की कमी ने उसकी कार्य करने की क्षमता को सीमित कर दिया। युद्धोपरांत यूरोप एक स्थिर महाद्वीप होने से बहुत दूर एक अस्थिर संतुलन द्वारा चिह्नित था। 1919 और उसके बाद के वर्षों के बीच लिए गए निर्णयों ने अंतर्निहित समस्याओं का समाधान नहीं किया, बल्कि खुले तनाव छोड़ दिए जो अंततः फिर से भड़क उठे। जुलाई 1919 में संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने के बाद वर्साई की संधि का पाठ सीनेट में प्रस्तुत करते समय विल्सन ने स्वीकार किया कि इसमें अपर्याप्तताएं थीं, लेकिन कहा कि इनकी भरपाई उस समझौते से की जाएगी जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका को मानवता का नैतिक नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने अपना भाषण एक आदर्शवादी नोट पर समाप्त किया। मंच तैयार है, मंजिल अज्ञात है। भगवान के हाथ ने हमें इस रास्ते पर रखा है।
हम वापस नहीं जा सकते। हम केवल अपनी आंखें ऊंची और जीवंत आत्मा के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। अमेरिका मार्ग का प्रकाश और मार्गदर्शक है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने विल्सन की अपील को खारिज कर दिया। सीनेट ने वर्साय की संधि को मंजूरी देने के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत देने से इनकार कर दिया। अमेरिकी लोगों ने 1920 में हार्डिंग को अपना राष्ट्रपति चुनकर स्पष्ट रूप से उनके फैसले का समर्थन किया। पूर्वी यूरोप का पुनर्गठन। जर्मनी के साथ शांति के बाद पेरिस शांति दूतों का दूसरा महान कार्य पूर्वी यूरोप की पुनर्प्राप्ति था। रूसी, जर्मन और ऑस्ट्रियाई साम्राज्यों की लगभग एक साथ हार का मतलब था कि पूर्वी यूरोप का नक्शा उत्तर में फिनलैंड से लेकर दक्षिण में काला सागर तक फिर से बनाना पड़ा। पुनर्रचना 3 अलग अलग संधियों के माध्यम से सहयोगियों द्वारा तैयार की गई थी। सितंबर 1919 में ऑस्ट्रिया के साथ, उसी वर्ष नवंबर में बुल्गारिया के साथ और जून 1920 में हंगरी के साथ। फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के बाल्टिक राज्यों, जो रूसी साम्राज्य के पूर्व हिस्से थे, ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। पोलैंड, जो एक महान यूरोपीय शक्ति थी और जिसे 18वीं शताब्दी में उसके पड़ोसियों ने खंडित कर दिया था, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य आधा दर्जन उत्तराधिकारी राज्यों के बीच विभाजित था, जिनमें से ऑस्ट्रिया और हंगरी, जो पहले साम्राज्य के 2 शक्ति केंद्र थे, अब सबसे छोटे थे। पूर्वी यूरोप की पुनर्स्थापना में अंतर्निहित मार्गदर्शक सिद्धांत राष्ट्रीयता का विचार था। राज्यों के बीच की सीमाओं को यथासंभव लोगों के बीच की सीमाओं से मेल खाना चाहिए। इस सिद्धांत को व्यवहार में 2 अन्य विचारों द्वारा संशोधित किया गया था। यह निश्चित रूप से अपरिहार्य था कि जर्मनी के पूर्वी यूरोपीय सहयोगियों, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बुल्गारिया के साथ उनके पड़ोसियों की तुलना में कम न्यायसंगत व्यवहार किया जाएगा, लेकिन इटली द्वारा ऑस्ट्रियाई दक्षिण टायरोल के कब्जे और हंगरी के पड़ोसियों के क्षेत्र में बड़े मग्यार अल्पसंख्यकों को शामिल करने, दोनों को उचित ठहराना मुश्किल था। दूसरा कारक जिसने राष्ट्रीयता के सिद्धांत के अनुप्रयोग को सीमित किया, वह क्रांति का डर था। बिग 3 ने पश्चिम में साम्यवाद की प्रगति का विरोध करने की अपनी क्षमता को मजबूत करने के लिए रूस के पड़ोसियों को यथासंभव मजबूत होने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। कोई भी बोल्शेविक यह कल्पना नहीं कर सकता था कि रूसी क्रांति यूरोप में अलग थलग पड़ जाएगी। 1919 की शुरुआत में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेता जिनोविएव ने भविष्यवाणी की थी कि 1 साल के भीतर पूरा यूरोप कम्युनिस्ट हो जाएगा। आज ऐसी भविष्यवाणी की त्रुटि का आकलन करना आसान है, लेकिन उस समय इसे गंभीरता से लिया जाता था। विल्सन ने लिखा, बोल्शेविज्म लगातार पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। यह पोलैंड तक पहुंच गया है और जर्मनी को जहर दे रहा है। पेरिस सम्मेलन में कई अन्य राजनेताओं को डर था कि यूरोपीय समाज की नींव ढह जाएगी। लॉयड जॉर्ज ने मार्च में लिखा था कि यूरोप क्रांति की भावना से ओतप्रोत है। प्रचलित व्यवस्था पर, उसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं में यूरोप के एक छोर से दूसरे छोर तक जनता द्वारा सवाल उठाए जाते हैं। बोल्शेविज्म के फैलने का डर तब प्रबल हो गया जब बेला कुन के नेतृत्व में एक कम्युनिस्ट शासन ने 1919 के वसंत और गर्मियों में कुछ महीनों के लिए हंगरी में सत्ता संभाली। हालांकि 1919 की शुरुआत में बर्लिन में कम्युनिस्ट विद्रोह के प्रयास को खून से दबा दिया गया था, यूरोपीय राजनेताओं ने इस तथ्य में एक खतरा देखा कि जर्मनी हंगरी के रास्ते पर चल सकता है और पूरे मध्य और पश्चिमी यूरोप को साम्यवाद में खींच सकता है। यह डर 1919 की वार्ता के दौरान शांति दूतों के मन में बना रहा।
पूरे यूरोप में फैल रही साम्यवादी प्रगति को रोकने के लिए नए स्कॉटलैंड यार्ड और अमेरिकी विदेश विभाग में गुप्त कार्यालय स्थापित किए गए। रूस में गृह युद्ध। जबकि मित्र देशों के राजनेताओं ने पेरिस सम्मेलन में साम्यवादी खतरे का आकलन किया, रूस आंतरिक अराजकता के दौर से गुजर रहा था। गृह युद्ध छिड़ गया था। बोल्शेविकों को श्वेत सेनाओं ने चुनौती दी, जिन्होंने साइबेरिया, फिनलैंड की खाड़ी और काकेशस से उन पर हमला किया। यदि बोल्शेविक इस संयुक्त कार्रवाई से बच गए तो इसका कारण कुछ हद तक वह कौशल था जिसके साथ ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का नेतृत्व किया, हालांकि उन्हें दुश्मन के गुट द्वारा अप्रत्याशित रूप से मदद मिली थी। धीरे धीरे श्वेत सेनाएं पुराने और बदनाम शासक वर्ग के लोगों के नियंत्रण में आ गईं, जो न केवल बोल्शेविज्म के प्रति शत्रु थे बल्कि उदारवाद के भी विरोधी थे। रूसी किसान जनता के बीच, जिन पर युद्ध का परिणाम अंततः निर्भर था, यह विश्वास बढ़ गया कि बोल्शेविक श्वेत जनरलों के खिलाफ रूस के लोगों के लिए लड़ रहे थे, जिनका एकमात्र राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम प्रतिक्रिया और प्राचीन कुलीन विशेषाधिकारों की बहाली था। रूसी गृहयुद्ध ने पश्चिमी सरकारों को रूसी क्रांतिकारी दिशा बदलने का अवसर प्रदान किया। 1919 में फिनलैंड की खाड़ी में 2 या 3 मित्र राष्ट्रों की डिवीजनें उतरीं, जो संभवतः आसानी से रूस की नई राजधानी मॉस्को तक पहुंच सकती थीं और कम्युनिस्ट शासन को उखाड़ फेंक सकती थीं। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसके लिए कोई ताकत या इच्छा शक्ति नहीं थी। किसी भी सहयोगी देश में जनमत विशुद्ध प्रतीकात्मक स्तर से अधिक हस्तक्षेप को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। भेजे गए सैनिकों ने मुख्य रूप से श्वेत उद्देश्य को और अधिक बदनाम करने का काम किया। वे युद्ध के परिणाम को प्रभावित करने के लिए बहुत कम थे, लेकिन कम्युनिस्टों को अपने विरोधियों को पश्चिमी साम्राज्यवाद के उपकरण के रूप में इंगित करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त थे। 1920 की शुरुआत में श्वेत सेनाएं, हालांकि निश्चित रूप से पराजित नहीं हुई थीं, लेकिन बोल्शेविक शासन के लिए कोई गंभीर खतरा बनती नहीं दिखीं। अप्रैल में पोलैंड के साथ युद्ध की शुरुआत से रूस में गृहयुद्ध की छाया पड़ गई। पोल्स ने रूस पर आक्रमण किया, नाममात्र के लिए यूक्रेनी राष्ट्रवादियों के समर्थन में, लेकिन पोलैंड के लिए यूक्रेन को जीतने के सच्चे इरादे से। कुछ महीनों बाद रूस पर पोलिश आक्रमण पोलैंड पर रूसी आक्रमण में बदल गया, जिसके बाद पोलिश कम्युनिस्टों की एक अस्थायी सरकार का निर्माण हुआ। 1920 की गर्मियों में कुछ महीनों के लिए कई बोल्शेविकों का मानना था कि वे एक सोवियत पोलैंड के निर्माण में लगे हुए थे, जो बोल्शेविज्म की सीमाओं को जर्मनी की सीमाओं तक धकेल देगा और रूस की मदद से जर्मन कम्युनिस्टों को सत्ता हासिल करने की अनुमति देगा। दूसरों के बीच चर्चिल को डर था कि वे सफल हो सकते हैं। जुलाई 1920 में उन्होंने द इवनिंग न्यूज में एक सनसनीखेज शीर्षक के साथ एक लेख प्रकाशित किया, द डेंजर फ्रॉम द ईस्ट। इसमें उन्होंने जर्मनों को सुझाव दिया कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वे पूर्व से बहने वाली लाल बर्बरता की लहर के खिलाफ ताकत का एक बांध बनाएं। यदि उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया वे एक बार फिर महान ईसाईजगत की सभा में अपना स्थान लेंगे। अगस्त 1920 में रूसी आक्रमण रोक दिया गया। पोल्स ने फ्रांसीसी सहायता से वारसो की लड़ाई में लाल सेना को निर्णायक हार दी और एक विजयी जवाबी हमला शुरू किया जो उन्हें रूसी सीमाओं पर ले आया। मार्च 1921 में रीगा की संधि द्वारा रूसियों को 6 मिलियन यूक्रेनियन और श्वेत रूसियों को पोलिश सत्ता के अधीन छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। पोलैंड में लाल सेना की विफलता ने पूरे यूरोप में क्रांति की उम्मीदें खत्म कर दी। अगले यूरोपीय युद्ध के बाद ही बोल्शेविज्म यूरोप में अपनी विस्तारवादी अपेक्षाओं को फिर से शुरू करने में सक्षम हो सकेगा।
1945 के बाद वह वहां सफल हुए जहां वह 1918 में असफल हुए थे। इसकी वजह उनकी वैचारिक शक्ति कम थी, बल्कि उनकी कहीं बेहतर सैन्य ताकत थी। हालांकि युद्ध के बीच की अवधि में यूरोप में उदार लोकतंत्र के लिए सबसे गंभीर खतरा सोवियत साम्यवाद से नहीं, बल्कि फासीवाद से आया, जो इटली में अधिक तेजी से और जर्मनी में अधिक धीरे धीरे, हालांकि अधिक उग्र रूप से उभरा। इटली में फासीवाद का प्रारंभिक प्रोत्साहन क्रांतिकारी घटना से उत्पन्न दहशत के कारण था। नाजियों ने जर्मनी में उसी डर का फायदा उठाने की कोशिश की। 1923 में सत्ता हासिल करने के अपने पहले असफल प्रयास के बाद एडोल्फ हिटलर ने कहा, मेरी महत्वाकांक्षा मार्क्सवाद को नष्ट करने की है और मैं इस कार्य को पूरा करूंगा। वाइमर गणराज्य। 14 अगस्त 1919 को जर्मनी एक लोकतंत्र बन गया। वाइमर संविधान का पहला लेख उस शहर के नाम पर जहां इसे तैयार किया गया था, में घोषणा की गई, जर्मन रीच एक गणराज्य है। राजनीतिक वैधता लोगों से आती है। इसके प्रारूपकारों ने इसमें ब्रिटिश अधिकारों के विधेयक, मनुष्य के अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा और अमेरिकी संविधान के पहले 10 संशोधनों के सर्वोत्तम पहलुओं को संयोजित करने का प्रयास किया। उनके सभी लेख एक को छोड़कर लोकतंत्र का एक मॉडल थे। अपवाद अनुच्छेद 48 था, जो राष्ट्रपति को, जो सामान्य परिस्थितियों में उदारवादी था, लेकिन शासन नहीं करता था, यदि सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा गंभीर रूप से परेशान हो तो चांसलर को पूर्ण शक्ति प्रदान करने की अनुमति देता है। वाइमर गणराज्य के अंतिम वर्षों के दौरान 3 कुलपतियों ने पूर्ण शक्तियां ग्रहण कर लीं। आखिरी थे एडोल्फ हिटलर। वाइमर गणराज्य को इसके पहले चांसलर ने उपयुक्त रूप से दोनों सिरों पर जलने वाली मोमबत्ती के रूप में वर्णित किया था। जर्मन अधिकार, जिसने यह मिथक प्रचारित किया कि 1918 के आत्मसमर्पण के लिए जनरल नहीं बल्कि राजनेता जिम्मेदार थे, ने नए गणतंत्र को जर्मनी पर थोपा गया अपमान माना। गणतंत्र को अपने समर्थकों से बहुत कम वफादारी मिली, लेकिन 13 वर्षों तक इसका समर्थन करने वाले नागरिकों की संख्या उनके विरोधियों से अधिक थी। हालांकि जुलाई और नवंबर 1932 में संयुक्त जर्मनी में हुए अंतिम स्वतंत्र चुनावों में संसदीय लोकतंत्र के दुश्मन बहुमत में थे। अपने अस्तित्व के पहले 4 वर्षों के दौरान वाइमर गणराज्य स्थायी रूप से आर्थिक और राजनीतिक संकट की स्थिति में था। युद्ध के बाद की मुद्रास्फीति, जिसने सभी यूरोपीय राज्यों को प्रभावित किया, ने जर्मनी को किसी भी अन्य की तुलना में अधिक प्रभावित किया। युद्ध क्षतिपूर्ति ने उनके आर्थिक संकटों के लिए एक सुविधाजनक बहाना प्रदान किया। हालांकि असली कारण उनकी सरकारों की वित्तीय गैरजिम्मेदारी थी। ब्रिटेन में युद्ध के दौरान आयकर 5 शिलिंग प्रति पाउंड की अभूतपूर्व दर तक पहुंच गया था। इसके विपरीत जर्मनी में युद्ध उत्पादन का एक भी हिस्सा करों द्वारा वित्तपोषित नहीं किया गया था। इसके बजाय सरकार ने बड़े आंतरिक ऋण और कागजी मुद्रा जारी करने का सहारा लिया। युद्ध के बाद भी यही नीति जारी रखी गई। इन 4 वर्षों में सरकार ने करों में प्राप्त आय से 4 गुना अधिक खर्च किया और जर्मन मार्क में तेजी से गिरावट जारी रही। 1923 में इसका मूल्य वस्तुतः उस कागज से भी कम था जिस पर इसे मुद्रित किया गया था। नवंबर 1923 में अपने सबसे निचले बिंदु पर मार्क $4.2 बिलियन पर कारोबार कर रहा था। नतीजतन जर्मनी की वित्तीय सुधार की गति पिछले 4 वर्षों की वित्तीय गैरजिम्मेदारी का परिणाम थी। उस गैरजिम्मेदारी ने न केवल मार्क के भविष्य को बल्कि जर्मन लोकतंत्र के भविष्य को भी खतरे में डाल दिया। मध्यम वर्ग की बचत को दबाकर उन्होंने लोकतंत्र में उनके विश्वास को नष्ट कर दिया और वाइमर गणराज्य के पतन का कारण बना।
वित्तीय पतन के साथ साथ तीव्र राजनीतिक हिंसा भी हुई। हिंसा की इस लहर में प्रमुख व्यक्ति फ्री कॉर्प्स थे, जो स्वयंसेवक अधिकारियों के समूह थे, जिन्होंने 1919 में कट्टरपंथी समाजवादी आंदोलनों के खूनी दमन के माध्यम से दुखद प्रसिद्धि हासिल की। मार्च 1920 में एक पूर्व सिविल सेवक वोल्फगैंग केप के नेतृत्व में 5000 फ्री कॉर्प्स लोगों ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया, सरकार को बर्खास्त कर दिया और वीमर संविधान को रद्द कर दिया। रीचस्वेहर जर्मन सेना ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। जनरल वॉन सीकट ने इस संबंध में सरकार के अनुरोध को जोरदार प्रतिक्रिया के साथ अस्वीकार कर दिया। रीचस्वेहर को रीचस्वेर के खिलाफ लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह बर्लिन के लोग ही थे जिन्होंने एक आम हड़ताल के माध्यम से राजधानी को पंगु बना दिया, कप्प और उनके लोगों को शहर छोड़ने के लिए मजबूर किया। जिन लोगों ने कप्प तख्तापलट में हिस्सा लिया था वे या तो बिना सजा के भाग गए या उन्हें माफ कर दिया गया। सीकट, जिसने विद्रोह को खत्म करने से इनकार कर दिया था, को लगभग उसी समय रीचस्वेहर का प्रमुख नियुक्त किया गया था जब प्रयास विफल हो गया था। जब रूहर कार्यकर्ताओं ने रीचस्वेहर को खत्म करने का आह्वान किया तो जनरल वॉन सीकट ने उन्हें बोल्शेविक करार दिया और उन्हीं फ्री कॉर्प्स को भेजा जिन्होंने उनके खिलाफ सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की थी। कप्प के तख्तापलट के बाद 3 साल तक फ्री कॉर्प्स ने दक्षिणपंथी राजनीतिक आतंकवाद के एक सुव्यवस्थित अभियान का नेतृत्व किया। 1921 में उन्होंने वित्त मंत्री मैथियास एसबर्गर की हत्या की व्यवस्था की, वह व्यक्ति जिसने जर्मनी की ओर से युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए थे। एक दक्षिणपंथी अखबार ने कहा, एसबर्गर को उस भाग्य का सामना करना पड़ा है जो जर्मन देशभक्तों के विशाल बहुमत ने उसके लिए चाहा था। 1 साल बाद अब विदेश मंत्री वाल्टर राथेनॉ की बारी थी, जिनकी कुछ हद तक युद्ध क्षतिपूर्ति के प्रति उनके ढीले रवैये के कारण, लेकिन सबसे ऊपर उनके यहूदी मूल के कारण हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु से कई महीने पहले राष्ट्रवादी जर्मनी के बियर हॉल में एक धुन गा रहे थे, जिसका अंत इस प्रकार था, एक यहूदी सुअर के बेटे, शापित सुअर, वाल्टर राथेनॉ को हटा दें। इन हत्याओं का सबसे परेशान करने वाला पहलू जर्मन लोगों के बड़े वर्ग के बीच उनकी जबरदस्त गूंज थी। अदालतों ने एक सामान्य तथ्य के रूप में मान लिया कि वामपंथ के विपरीत दक्षिणपंथ की हिंसा के कारण प्रशंसा के योग्य थे और वे उनके प्रति उदार थे। युद्ध के बाद के वर्षों में हिंसा, बढ़ती मुद्रास्फीति के साथ 1923 में अपने चरम पर पहुंच गई। वर्ष की शुरुआत रूहर पर फ्रांसीसी कब्जे के साथ हुई, एक कार्रवाई जिसका उद्देश्य बकाया मुआवजे के भुगतान को लागू करना था। 8 महीने से अधिक समय तक, जब तक कि जर्मन सरकार ने इसे रोकने का आदेश नहीं दिया, रूहर की आबादी ने निष्क्रिय और कभी-कभी हिंसक प्रतिरोध का अभियान चलाया। मॉस्को के आदेश के बाद अक्टूबर महीने के दौरान हैम्बर्ग, सैक्सोनी और थुरिंगिया में कम्युनिस्ट विद्रोह हुए। उन सभी को रीचस्वेहर द्वारा शीघ्रता से दबा दिया गया। हमेशा की तरह वामपंथ की हिंसा के बाद दक्षिणपंथ की हिंसा हुई। नवंबर में बवेरिया में दक्षिणपंथी तख्तापलट हुआ, जो बर्लिन में कप्प के पहले तख्तापलट की नकल थी। जैसे ही दक्षिणपंथी म्यूनिख के केंद्र की ओर बढ़े, पुलिस ने गोलीबारी की और तख्तापलट विफल हो गया। इस विद्रोह का नेतृत्व 20वीं शताब्दी के 2 सबसे प्रमुख तानाशाहों ने किया था, जनरल लुडेनडोर्फ, जिनका करियर खत्म हो रहा था, और एडोल्फ हिटलर, जो अपना करियर शुरू कर रहे थे। इटली में फांसीवाद। जैसा कि बिस्मार्क ने बहुत पहले ही देखा था, इटली प्रचंड क्षेत्रीय भूख से संपन्न था, लेकिन उसके पास अपर्याप्त शक्ति थी। वर्सेल्स, दक्षिण टायरोल, ट्राइस्टे, एजियन और एड्रियाटिक में द्वीपों पर उनकी जीत मित्र देशों की जीत में उनके छोटे से योगदान के लिए एक अतिरंजित पुरस्कार थी।
लेकिन इतालवी सरकार और अधिक चाहती थी। विशेष रूप से उनका इरादा डेल्मेटियन तट का था। सितंबर 1919 में राष्ट्रवादी कवि गैब्रियल डी'अन्नूजियो ने 1000 अनुयायियों के नेतृत्व में फिमे के डेल्मेटियन बंदरगाह की ओर मार्च किया। इतालवी सरकार की घबराहट के लिए, जिसने उनकी महत्वाकांक्षाओं को साझा किया लेकिन उनके तरीकों को खारिज कर दिया, डी'अन्नूजियो ने इटली में फ्यूम के विलय की घोषणा की। 1 साल तक, जब तक कि इतालवी सरकार उन्हें बेदखल करने में कामयाब नहीं हो गई, उन्होंने एक ऑपरेटा शासन का नेतृत्व किया। उनके अनुयायी काली शर्ट पहनते थे, रोमन सलामी के तरीके से बाहें फैलाकर एक दूसरे का अभिवादन करते थे और खुली हवा में बैठकों में अपने नेता से बातचीत करते थे। लेकिन डी'अन्नूजियो के साहसिक कार्य से प्रतिबिंबित राष्ट्रवादी उन्माद, जैसा कि अक्सर माना जाता है, इतालवी लोगों द्वारा साझा नहीं किया गया था। नवंबर 1919 के आम चुनाव फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन में युद्ध के बाद के चुनावों के विपरीत न केवल राष्ट्रवादियों और रूढ़िवादियों के लिए, बल्कि उन सभी राजनीतिक समूहों के लिए भी विफलता थे जिन्होंने युद्ध में हस्तक्षेप का समर्थन किया था। नवस्थापित फासीवादी पार्टी, जो राष्ट्रवादी समूहों में सबसे उग्र थी, ने एक भी सीट नहीं जीती। इसके नेता बेनिटो मुसोलिनी, जो मिलान में उपस्थित हुए, को केवल 2% वोट प्राप्त हुए। 1921 तक इतालवी समाजवादी और कम्युनिस्ट एक ही सोशलिस्ट पार्टी में सहअस्तित्व में थे, जो रूसी क्रांति के प्रति अपनी प्रशंसा में एकजुट थे। 1919 के चुनावों में सोशलिस्ट पार्टी ने 1/3 वोट जीते और अपने युद्धपूर्व संसदीय प्रतिनिधित्व को 3 गुना कर दिया। समाजवादी अखबार अवंती ने विजयी रूप से घोषणा की, क्रांतिकारी इटली का जन्म हुआ है। 1919 और 1920 के दौरान इटली में आई सामाजिक अशांति की लहर सही साबित होती दिख रही थी। हजारों किसान बड़ी बड़ी जागीरों पर बस गए और उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। सरकार इसे रोकने में असमर्थ थी। अगस्त 1920 में औद्योगिक संकट अपने चरम पर पहुंच गया, जब 5 लाख श्रमिकों ने कारखानों पर कब्जा कर लिया और वहां लाल झंडा फहरा दिया। युद्ध की समाप्ति के बाद से सोशलिस्ट पार्टी ने खुले तौर पर बार बार बुर्जुआ समाज को हिंसक रूप से उखाड़ फेंकने की मांग की थी। लेनिन ने कारखानों पर कब्जे को क्रांति के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में इस्तेमाल किया था, लेकिन इतालवी समाजवादियों में लेनिन की शक्ति और स्पष्टता का अभाव था और वे अपनी राजनीतिक शक्ति को मूर्त रूप देने में असमर्थ थे। सितंबर में बढ़ी हुई मजदूरी और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के बदले में फैक्ट्रियां उनके मालिकों को वापस कर दी गईं। युद्धोत्तर क्रांतिकारी प्रक्रिया का अंतिम परिणाम समाजवाद नहीं, बल्कि फासीवाद यानी प्रतिक्रांति था। जैसा कि अराजकतावादी एनरिको माल्टेस्टा ने कारखानों पर कब्जे के दौरान भविष्यवाणी की थी, यदि हम अंत तक नहीं जाते हैं तो हमें पूंजीपति वर्ग के भय की कीमत खून और आंसुओं से चुकानी होगी। फैक्ट्रियों की उनके मालिकों के पास वापसी के साथ क्रांति का वास्तविक खतरा टल गया था। इतालवी बोल्शेविज्म, मुसोलिनी ने निजी तौर पर लिखा, घातक रूप से घायल हो गया है, लेकिन इतालवी पूंजीपति वर्ग आश्वस्त रहा कि बोल्शेविज्म अंतिम हमले की तैयारी कर रहा था। इस डर का फायदा उठाकर और खुद को लाल क्रांति के खिलाफ इटली के रक्षक के रूप में पेश करके फासीवादी गुमनामी से एक राजनीतिक स्थिति तक पहुंच गए, जिससे उन्हें सत्ता हासिल करने की संभावना मिली। जुलाई 1920 में कारखानों पर कब्जे की पूर्व संध्या पर वहां अधिकतम 100 फासीवादी कोशिकाएं थीं। 6 महीने बाद फासीवादियों को ग्रामीण मालिकों और मध्यम वर्ग का अप्रतिबंधित समर्थन प्राप्त हुआ, जो समाजवाद की प्रगति से डरते थे। फासीवादी आघात समूहों, जिन्हें दस्तों के रूप में जाना जाता है,
ने यूनियनों, सहकारी समितियों और समाजवादी मुख्यालयों के खिलाफ व्यवस्थित हमले आयोजित किए। कई मामलों में अधिकारियों ने इन कार्रवाइयों को साम्यवाद पर ब्रेक के रूप में देखते हुए सहन किया या समर्थन भी किया। अक्टूबर 1922 में मुसोलिनी और उनके अनुयायियों ने रोम पर मार्च का आयोजन किया। दबाव और गृह युद्ध के खतरे का सामना करते हुए राजा विक्टर इमैनुएल III ने घेराबंदी की स्थिति पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और मुसोलिनी को सरकार बनाने का आदेश दिया। इस प्रकार इटली का फासीवादी राज्य में परिवर्तन शुरू हुआ। अगले कुछ वर्षों में मुसोलिनी ने अपने विरोधियों को खत्म करके, राजनीतिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करके और एक सत्तावादी शासन की स्थापना करके अपनी शक्ति को मजबूत किया, जो यूरोप में अन्य फासीवादी आंदोलनों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगा। मुसोलिनी के प्रति उनका रवैया जो भी हो, 1920 के दशक के लगभग सभी यूरोपीय पर्यवेक्षक फासीवादी आंदोलन के अर्थ के बारे में गलत थे। वे फासीवाद को किसी यूरोपीय आंदोलन की शुरुआत नहीं, बल्कि एक विशिष्ट इतालवी स्थिति के प्रति एक विशिष्ट इतालवी प्रतिक्रिया मानते थे। मुसोलिनी ने स्वयं अपने फैसले का समर्थन किया। फासीवाद, उन्होंने 1928 में घोषित किया, एक निर्यात वस्तु नहीं है। फासीवादी प्रतिक्रांति के यूरोपीय महत्व को केवल नाजियों ने ही समझा। गोएबल्स ने बाद में लिखा, रोम पर मार्च एक चेतावनी थी, उदार लोकतंत्र के लिए एक तूफान का संकेत था। यह उदार और लोकतांत्रिक भावना की दुनिया को नष्ट करने का पहला प्रयास था।